आप सभी का स्वागत है एक बार फिर ज्ञान आईएएस के इस यूट्यूब चैनल में, जिसका प्रयास है लॉकडाउन के समय का सदुपयोग करना और आपको घर बैठे ही क्वालिटी कंटेंट देना। इतना क्वालिटी जो इजीली अवेलेबल ना हो और मोस्ट अपडेट हो करंट अफेयर्स से। तो इस वीडियो में हम चालू करने जा रहे हैं उत्तराखंड का पार्ट 2। आप सभी का स्वागत है। कोई कमी रह जाए तो आपके सुझाव का स्वागत है, आप उसमें बताएं, हम उसका सुधार करेंगे। इसके नोट्स और अन्य मैटर्स ज्ञान आईएएस लड़के का जो फेसबुक पेज है उस पर आपको अपलोड होते रहेंगे। इसके अलावा कोई अन्य क्यूरीज हो तो हमारे नंबर चल रहे हैं, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके सुझाव के लिए। चालू करते हैं आज का टॉपिक। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं उत्तराखंड के इस पार्ट 2 में। पार्ट 2 लेक्चर के 3 पार्ट होंगे आगे भी। और क्या दूसरे पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तराखंड की वन वनस्पतियाँ, वन्य जीव और वन आंदोलन। तो फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट मूवमेंट ऑफ उत्तराखंड, इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम जो लेटेस्ट सेक्शन है, जो अभी किताबों के अंदर भी नहीं छप पाया है। दिसंबर 2019 में रिपोर्ट आई है, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट IFSR, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019। इसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं भारत व उत्तराखंड, अर्थात वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन वनस्पतियाँ कैसी हैं और उत्तराखंड में जनपदवार और संपूर्ण उत्तराखंड में वन और वृक्ष का जो क्षेत्रफल है वो किस प्रकार से है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए और लेटेस्ट है। किताबों के अंदर अभी 14वीं 15वीं रिपोर्ट छपा रही है, जबकि हम क्या पढ़ने वाले हैं, लेटेस्ट। अगले भाग में हम पढ़ेंगे उत्तराखंड में वनों का वर्गीकरण, अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट इन उत्तराखंड। क्या एक तो अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट मैनेजमेंट, वन प्रबंधन के अनुसार कितने प्रकार के वन होते हैं। दूसरे भाग में पढ़ेंगे ऊंचाई के अनुसार, नदी घाटियों के अनुसार और जलवायु के अनुसार। अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, जलवायु के अनुसार उत्तराखंड में जो वन हैं वो हमने छोटा मैप बनाया हुआ है, महा हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक और मैदानी क्षेत्र। तो जो मैदानी भाग है उसमें मिलते हैं उष्णकटिबंधीय वन, सबके बारे में पढ़ने बहुत डीपली अच्छे से। उष्णकटिबंधीय वन, उपोष्णकटिबंधीय वन, सब ट्रॉपिकल सेमी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। दोनों कैसे होते हैं, पर्णपाती वन या पतझड़ वन, जिनके पत्ते गिरते हैं। इसके ऊपर जो मध्य हिमालय है वहाँ मिलते हैं शीतोष्णकटिबंधीय वन। कैसे, पर्वतीय, जो सदा हरे भरे रहते हैं, सदाबहार वन होते हैं, जो 3 प्रकार के हैं, कोणधारी, शंकुधारी और अल्पाइन। एंगुलर फॉरेस्ट, कॉर्निफेरस एंड अल्पाइन फॉरेस्ट। और उसके ऊपर कोई वन नहीं मिलता, फिर बुग्याल मिलते हैं, घास के मैदान, ठीक, वनों के ऊपर की बेल्ट के ऊपर। और फिर हैं महान हिमालय, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे यहाँ की बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव और यहाँ की बायोडाइवर्सिटी। इसमें पढ़ने वाले हैं यहाँ के सारे वन्य जीव विहार, राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, नंदा देवी इत्यादि के बारे में। और इसको लेके लेटेस्ट करंट अफेयर्स इंडिया का भी और उत्तराखंड का भी। इसके बाद पढ़ेंगे वन आंदोलन, जैसे चिपको आंदोलन और मैती आंदोलन। तो अब चालू करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट 16वीं इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019, भारत व उत्तराखंड में करते हैं इसका विश्लेषण। बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं अपना पहला टॉपिक, 16th इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, अर्थात 16वीं लेटेस्ट करंट अफेयर से वनों के बारे में। 16वीं भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019, जो दिसंबर 2019 में आई है। सबसे पहले भारत में वन नीति बनी 1952 में, 1952 में, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, जिसे सबसे पहले किसने बनाया, हमारे पहले वन मंत्री KM मुंशी ने। और इन्होंने भारत में शुरू कराया वन महोत्सव, अर्थात जुलाई के प्रथम सप्ताह तक संपूर्ण भारत में आ जाता है मानसून। तो उस समय अगर कोई वृक्ष हम लगाएं तो उसके लिए पानी की उपलब्धता अगले 3 से 4 महीने बड़े अच्छे से रहती है।
तो इसी दृष्टिकोण से भारत में वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू किए गए, जिन्हें हम वन महोत्सव कहते हैं। और भारत में वन महोत्सव मनाया जाता है 1 से 7 जुलाई, अर्थात जुलाई के प्रथम सप्ताह में। इस राष्ट्रीय वन नीति में चेंज किया गया, अमेंडेड, संशोधित या संशोधन 1988 में, और ये लक्ष्य रखा गया कि भारत के 1/3 भाग पर वन होने चाहिए। ये लक्ष्य इसलिए रखा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ और उसकी एजेंसियां ये प्रयास कर रही थी किस प्रकार से विश्व में बढ़ता हुआ जलवायु परिवर्तन और क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग आदि को रोक सके, और कैसे हम बढ़ते हुए CO2 के स्तर को कम कर सकें। तो इसके लिए मानक ये बनाया गया कि दुनिया अगर अपने 1/3 क्षेत्र के ऊपर, जहाँ हमारा भू क्षेत्र है, 1/3 क्षेत्र के ऊपर अगर वन लगा दे तो हम इस बढ़ते हुए CO2 के स्तर को बैलेंस कर पाएंगे। इसी दृष्टिकोण से हमने भी लक्ष्य रखा कि हम भी अपने 1/3 भाग पर वन कर देंगे, अर्थात 33% लक्ष्य है भारत में वन क्षेत्रफल का, जिसे 2 भागों में बांट दिया गया है। क्या? मैदानी भागों में और पर्वतीय भागों में। जो मैदानी क्षेत्रों में लक्ष्य है वो 25% का है न्यूनतम, इससे अधिक हो तो अच्छा है, लेकिन न्यूनतम कितना? 25%। और पर्वतीय भागों में 60% का मानक है, अर्थात मैदानी भागों में कम से कम 25% और पर्वतीय भागों में 60% का लक्ष्य रखा गया है। ठीक, इसमें अमेंडमेंट भी किया गया है 2019 में, और बांस को वनों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। बैम्बू या बांस हमारे उत्तर पूर्व की जीवा का बड़ा साधन है। जो उत्तर पूर्वी भारत है वहाँ पर बांस से बहुत से उत्पाद बनते हैं। जैसे हम उत्तर भारत के लोग पॉपुलर काटते हैं, उन्हें बोते हैं, अपनी आय बढ़ाते हैं, इसी प्रकार से उत्तर भारत के लोग भी अपनी आय के लिए बांस का उपयोग करते हैं। चूँकि बांस वनों की संरक्षित सूची में था, तो इसीलिए उसका काटना, उसकी ढुलाई करना एटसेट्रा के लिए परमिट आदि की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन जैसे ही बांस को श्रेणी से बाहर किया गया तो अब उसे काटने के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है, साथ ही उसकी ढुलाई करने के लिए किसी परमिट की आवश्यकता नहीं है। तो अब इसमें हाल ही में जो रिपोर्ट जारी की गई है वो रिपोर्ट कुछ चेंजेज करती है। क्या? एक नई परिभाषा आई है वनों को लेकर, वृक्षों को लेकर। वन और वृक्ष में अंतर क्या है? अंतर ये है, प्राकृतिक रूप से उगने वाली लता, झाड़ियाँ, वन वनस्पतियाँ, लता, झाड़ियाँ इत्यादि समग्र रूप से कहलाती हैं वन, और जिसे हम रोपित करते हैं, हम प्लांटेशन करते हैं, उसे कहते हैं वृक्ष। और परिभाषा क्या है? 2019 के अंदर ही पहली बार इसमें चेंज किया गया है। चेंज ये है कि वन की परिभाषा ये है कि 1 हेक्टेयर से अधिक का क्षेत्रफल हो, 1 हेक्टेयर से अधिक का, अर्थात 15 बीघा से लगभग अधिक का, 1 हेक्टेयर से अधिक का क्षेत्रफल हो, और वहाँ कम से कम 10% क्या हो? फॉरेस्ट डेंसिटी, वन की सघनता, अर्थात उसके कम से कम 10% भाग पर वन होना चाहिए, तो उसे हम वन घोषित करेंगे। उससे अपने रिकॉर्डों में लेंगे रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल या रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कवर। दूसरा, वृक्ष क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से कम हो, 1 हेक्टेयर से कम हो, और जो रिकॉर्ड कर लिया गया है वनों में उससे बाहर हो, रिकॉर्ड वन क्षेत्रफल के बाहर, तो इसे कहा गया है वृक्ष। तो 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल रखते हों और उनके 10% भाग पर क्या हो? फॉरेस्ट कवर कम से कम। और वृक्ष के लिए जो हम लगाते हैं अपने अनुसार 1 हेक्टेयर से कम की लैंड पे हो और रिकॉर्ड वन क्षेत्रफल के बाहर हो। ठीक, तो वन नीति कैसे बनी, इसमें क्या चेंज और लक्ष्य हमने तय किए, और 2019 में इसमें क्या नई परिभाषा हमने जोड़ी। अब बढ़ते हैं आगे। जो भारत में वनों के आंकड़े इकट्ठे होते हैं उन्हें कौन करता है? हमारा उपग्रह, इसरो के द्वारा उपग्रह छोड़े गए हैं, जिसमें से एक उपग्रह ऐसा होता है जो चक्कर काटता है पृथ्वी का, कहाँ? ध्रुवों के चारों तरफ, अर्थात ध्रुवों के चारों ओर चक्कर लगाने वाला उपग्रह, जो 700 किलोमीटर से लेके 850 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। ऐसे उपग्रहों को हम बोलते हैं सुदूर संवेदी उपग्रह, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जो धरती के नज़दीक होते हैं और दमादम चक्कर लगा रहे होते हैं। ऐसे उपग्रह
पृथ्वी का चित्रण करते हैं, अर्थात मैपिंग करते हैं और हमें बताते हैं हमारे ग्लेशियर्स, हमारे वन एटसेट्रा, मिनरल्स, इन सब की जानकारियाँ। ठीक, ऐसा एक उपग्रह 24 घंटे में पृथ्वी के 15 चक्कर लगा देता है, अर्थात हमें अपने वनों से लेके वनों की अग्नि, वहाँ के ग्लेशियर, वहाँ की नदियाँ, वहाँ की बाढ़, वहाँ के नेचुरल सब कुछ चीज़ें, प्राकृतिक स्रोत, सब की जानकारी मिलती रहती है निरंतर। तो वो सब डाटा हमने कलेक्ट किया है इस वन रिपोर्ट के लिए कार्टोसैट और स्पेशली रिसोर्ससैट नाम के उपग्रह के द्वारा। इससे आंकड़े प्राप्त हुए और आंकड़े प्राप्त होने के बाद एक संस्थान जो इस काम में लगा हुआ है, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे इंस्टीट्यूट देहरादून, ये इस रिपोर्ट को इकट्ठा करता है और इसे हर 2 साल पर पब्लिश करवाता है, प्रकाशित करवाता है। किसके माध्यम से? वन, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, जिसकी स्थापना 1985 में राजीव गांधी के द्वारा की गई थी। वन, पर्यावरण, फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री। ऐसी पहली रिपोर्ट भारत में वन सर्वेक्षण को लेकर कब आई थी? 1987 में। मिनिस्ट्री बनी 85 में। ये रिपोर्ट आती है हर 2 साल के बाद, ऑन एवरी 2 ईयर्स। तो पहली रिपोर्ट कब आई? 85 में मिनिस्ट्री बनी और 2 साल पश्चात रिपोर्ट आई 87 में। ऐसी नवीनतम रिपोर्ट लेटेस्ट जो दिसंबर 2019 के अंदर आई है, अभी बुक्स में नहीं छप पाई है, नेट पे उपलब्ध है, आप पढ़ सकते हैं। 16th इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2019। अब इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं कि भारत में क्षेत्रफल के अनुसार, राज्यवार अधिक वन कहाँ हैं और परसेंटेज के अनुसार अधिक वन कहाँ हैं, और उसके बाद उत्तराखंड में क्षेत्रफल के अनुसार भी जिलेवार अधिक वन कहाँ हैं और परसेंटेज के अनुसार भी अधिक वन कहाँ हैं। अब बढ़ते हैं आगे, आप चाहें तो इसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट भी। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं जो 16th इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है वो भारत के बारे में क्या कहती है। पहले तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है बहुत ही, भारत में जो वन क्षेत्रफल है, वन क्षेत्रफल 21.67% और एरिया में 7,12,249 7,12,249 स्क्वायर किलोमीटर। 2017 की अपेक्षा इसमें वृद्धि हुई है 0.56% की, जो कितनी है 3976 स्क्वायर किलोमीटर। ट्री कवर्ड एरिया, वृक्ष क्षेत्रफल 2.89% ऑफ टोटल इंडिया विच इज 95,027 स्क्वायर किलोमीटर। अर्थात भारत में जो वृक्ष क्षेत्रफल है वो 2.89% है, 95,027 स्क्वायर किलोमीटर। 2017 की अपेक्षा इसमें वृद्धि हुई है 1.29% की, जो 1212 स्क्वायर किलोमीटर है। दोनों को मिला दिया जाए, वन और वृक्ष, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर्ड एरिया 8,07,276 स्क्वायर किलोमीटर, 807,276 स्क्वायर किलोमीटर। दोनों को जोड़ दें तो कितना? मोस्ट इम्पोर्टेंट 24.56%, लक्ष्य 33% का, और हम अभी कहाँ है 24.56%। यानी अभी इसमें और वृद्धि करने की आवश्यकता है, आने वाले वर्षों में अपेक्षित है। 2017 की अपेक्षा 2 साल पहले रिपोर्ट आती है और 2 साल पे तो 5,188 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है, कुल 0.65% की। क्योंकि 2017 में वन और वृक्ष 24.39 थे, इसमें वृद्धि हुई है 0.65% की, 24.56%। यह स्क्वायर किलोमीटर में 5188 स्क्वायर किलोमीटर। पहले थे 8,02,088 स्क्वायर किलोमीटर, 802,088 स्क्वायर किलोमीटर, अब हो गए 8,07,276 स्क्वायर किलोमीटर। अब बांस क्षेत्र जो बैम्बू एरिया है, बैम्बू कवर्ड एरिया 1,60,037 स्क्वायर किलोमीटर। एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट, खारे पानी में उगने वाले वन जो कोस्टल एरियाज के अंदर उगते हैं और कोस्टल इकोसिस्टम का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट हैं, कोस्ट को तूफानों से ठट्टर से बचाते हैं। यानी
इनका एरिया कितना है, वर्ल्ड में नंबर 1 है भारत में, 4975 स्क्वायर किलोमीटर, अप्रोक्सीमेटली 5000 स्क्वायर किलोमीटर। सर्वाधिक कहाँ है ये, बंगाल, पश्चिम बंगाल में, गुजरात में और अंडमान निकोबार क्षेत्र के अंदर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो 16वीं वन स्थिति रिपोर्ट है या फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है, वो ये कहती है कि सर्वाधिक वृद्धि वनों के अंदर विद इन 2 ईयर्स 2017 से 2019 में कहाँ हुई है, कर्नाटक में 1025 स्क्वायर किलोमीटर, 1025 स्क्वायर किलोमीटर क्या हो गया क्षेत्रफल इंक्रीज। आंध्र प्रदेश में 990 स्क्वायर किलोमीटर, केरल में 823 स्क्वायर किलोमीटर। तो इन 3 के अंदर सर्वाधिक वृद्धि हुई है भारत में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड केरला। अब सबसे बड़ी कमी भारत में कहाँ हुई है, वन और वृक्ष का क्षेत्रफल भारत में बढ़ा है, वन का भी और वृक्षों का भी हमने देख लिया। 0.56% वनों का बढ़ा है और 1.29 किसका बढ़ा है, वृक्षों का। बांस का बढ़ा है, मैनग्रोव का बढ़ा है, सबका बढ़ा है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में वन क्षेत्रफल में गिरावट आई है, और वो कौन से एरियाज हैं, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, उत्तर पूर्वी भारत में जो वन है उसमें कमी आई है। कहाँ सर्वाधिक कमी आई है, मणिपुर में -499 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, पूरे उत्तर पूर्वी भारत में 765, पूरे उत्तर पूर्वी भारत में 65 पॉइंट समथिंग % फॉरेस्ट कवर एरिया है, और उसमें कमी आ गई है कितनी, 765 स्क्वायर किलोमीटर की। मणिपुर में -499 स्क्वायर किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश में -276 और मिजोरम में -180, अर्थात इन राज्यों में वन क्षेत्रफल गिरा है, घटा है। ठीक, यहाँ सर्वाधिक बढ़ा है। अब क्षेत्रफल के अनुसार अकॉर्डिंग टू एरिया जो सर्वाधिक वन मिलते हैं वो मध्य प्रदेश में हैं, लगभग 77,000 स्क्वायर किलोमीटर। दूसरा अरुणाचल प्रदेश और तीसरा छत्तीसगढ़, अर्थात ये टॉप 3 राज्य हैं जहां भारत में सर्वाधिक वन मिलते हैं, मध्य प्रदेश, अरुणाचल और छत्तीसगढ़। किसके अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के अनुसार स्क्वायर किलोमीटर्स में। न्यूनतम हरियाणा, पूरी खेती वाली ज़मीन है और बहुत कम मात्रा में ही वन है। परसेंटेज में मिजोरम 85.41%, मिजोरम के अंतर्गत भारत में सर्वाधिक प्रतिशत वन मिलते हैं। और नंबर 2 अरुणाचल प्रदेश 79.63%, हालांकि इनमें कमी आई है। नंबर 3 मेघालय 76.33%। टॉप 3 राज्य परसेंटेज में, तीनों कहाँ के हैं, नॉर्थ ईस्ट के। चौथा मणिपुर और 5वां नागालैंड। टॉप के 5 राज्य भारत में परसेंटेज में सारे कहाँ के हैं, नॉर्थ ईस्ट के। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के वनों में कमी आई है, और वो कमी इन 3 राज्यों में आई है, मणिपुर में, अरुणाचल में और मेघालय में। क्लियर। अब मिनिमम परसेंटेज में भी कहाँ है, हरियाणा। तो ये रिपोर्ट तो भारत की थी। संपूर्ण विश्व की बात करें तो विश्व का 2% वन क्षेत्रफल ही हमारे पास है, 2%। पूरी दुनिया के फॉरेस्ट कवर का केवल 2% ही भारत में है, और हमारा वर्ल्ड में 10th प्लेस, 10वां स्थान है। जबकि विश्व में नंबर 1 पे कौन है, रूस। रूस के पास विश्व का 20% वन क्षेत्रफल है, और ये वर्ल्ड में नंबर 1 है। बहुत बड़ी मात्रा में रूस के पास कोणधारी वन मिलते हैं, जिनका उपयोग बहुत प्रकार से होता है, विशेषकर कहाँ होता है, कागज उद्योग के अंदर। तो वर्ल्ड में 10वें प्लेस पे हम, नंबर 1 पे रूस के पास वर्ल्ड का 20% फॉरेस्ट कवर है, और हमारे पास केवल 2% है। तो हमने अब तक पढ़ी भारत की बात, अब पढ़ते हैं हम क्या, उत्तराखंड के विषय में रिपोर्ट क्या कहती है। अब बढ़ते हैं आगे कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 16th, जो 16वीं वन स्थिति रिपोर्ट है 16th, इसके में उत्तराखंड के बारे में क्या कहा गया है। तो भारत के बारे में हमने जाना, आप जानते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो आंकड़े 2 प्रकार के हैं। एक आंकड़े तो वो जो एक्चुअल उपग्रह ने फ़ोटो खींचे और उनका एरिया एस्टिमेट किया और वो प्रकाशित किया, और एक उत्तराखंड सरकार के। तो पहले देखते हैं भारत सरकार क्या कहती है अपने उपग्रह के आंकड़ों से एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अंतर्गत।
क्या कहती है कि उत्तराखंड में जो वन क्षेत्र है, ओनली फॉरेस्ट, केवल वन, प्राकृतिक रूप से उगने वाली लता झाड़ियाँ आदि वन कहलाते हैं। 45.44%, ठीक। 24,303.04, 24,303.0.4 स्क्वायर किलोमीटर। वृद्धि हुई है केवल 8 किलोमीटर की। यानी उत्तराखंड के वन क्षेत्र में 2017 से 2019 में 2 वर्ष में कितना बढ़ पाया है? 8 स्क्वायर किलोमीटर। वर्ग क्षेत्रफल कितना है? ट्री कवर्ड एरिया 1.43%। अगर दोनों को जोड़ दें, क्या? फॉरेस्ट एंड ट्री कवर्ड एरिया, यानी वन व वर्ग क्षेत्रफल, तो 46.87%, यानी बहुत मामूली सी वृद्धि हुई है, केवल 8 स्क्वायर किलोमीटर की। वृक्षों में समान और वनों के अंदर वृद्धि। अब उत्तराखंड सरकार क्या कहती है? ये तो कौन कह रही थी? भारत सरकार अपने उपग्रह के आंकड़ों पे कि कितने वन है तुम्हारे पास? 46.87%। लेकिन उत्तराखंड चमत्कारों की भूमि है, और चमत्कार क्या है? 71.06%। उत्तराखंड सरकार कह रही है कि हमारे पास कितने वन है? 71.06%, थोड़ी सी वृद्धि हुई है। लगभग कितना है? 38,000 वर्ग किलोमीटर। ये कहती है उत्तराखंड सरकार। कैसे? इसका मतलब है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कवर, यानी रिकॉर्ड में लिख दिया गया है कि किसी स्थान पर वन है। अब मौके पे वहाँ वन हो चाहे ना हो, वो स्थान फिलहाल कैसा है? रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल। तो ये किसके अनुसार है? रिकॉर्डेड। एक्चुअल फिगर ये है। तो रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल। अब सरकार वहाँ दोबारा वन लगाएगी नहीं लगाएगी, ये अगला विषय है, लेकिन उत्तराखंड सरकार के अनुसार हमें यही मानना है। एग्जाम के दृष्टिकोण से भी यही महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि सरकारी घोषणा यही है। ग्रुप सी के एग्जाम्स हों, PCS के एग्जाम्स हो, उत्तराखंड सरकार ही लेगी और अपने आंकड़ों को ही मानेगी। 71.06% यहाँ पे रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल है 38,000 स्क्वायर किलोमीटर में। अब उत्तराखंड में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ कहाँ हुई है? तो सर्वाधिक वृद्धि हुई है कहाँ? इन 3 जगह। उत्तरकाशी में 8 स्क्वायर किलोमीटर की, देहरादून में और पिथौरागढ़ में। इन 3 जिलों में तो वनों के अंदर वृद्धि हुई है। उत्तरकाशी, देहरादून और पिथौरागढ़ 8 किलोमीटर, 3.69 स्क्वायर किलोमीटर और 1.80 स्क्वायर किलोमीटर। और कमी कहाँ हुई है? कमी हुई है कहाँ? इन 3 जिलों में, नैनीताल। बाकी सभी 13 जिलों में क्या? अगर इन 3 को छोड़ दे कितने बचे? 10। तो सभी 13 जिलों में से केवल 3 जिलों में निगेटिव कमी हुई है वनों के अंदर, और बाकी सभी में वृद्धि हुई है। तो नैनीताल में कमी हुई है -6.44 स्क्वायर किलोमीटर की, जो उधम सिंह नगर है -4.21 स्क्वायर किलोमीटर की, और हरिद्वार में -2.75 स्क्वायर किलोमीटर की। तो उत्तरकाशी, देहरादून, पिथौरागढ़ यहाँ तो वृद्धि हुई है वनों में, और नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार इनमें निगेटिव, बढ़ने के बजाय क्या हो गई है? गिरावट या कमी। नैनीताल में, उधम सिंह नगर में और हरिद्वार में। अब परसेंटेज के अनुसार, अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, उत्तराखंड में सर्वाधिक वन कहाँ हैं और न्यूनतम वन कहाँ हैं? तो अकॉर्डिंग टू परसेंटेज सर्वाधिक वन कहाँ हैं? नैनीताल 71.55, थोड़ा सा घटा है यह। दूसरे नंबर पे चंपावत 69.40%, और तीसरा पौड़ी गढ़वाल 63.71%। तो सर्वाधिक वन परसेंटेज के अनुसार नैनीताल, चंपावत और पौड़ी गढ़वाल में है, ठीक, घटते क्रम में। न्यूनतम वन, मिनिमम कहाँ है? उधम सिंह नगर 16.99%, दूसरा हरिद्वार 24.80%, उसके बाद रुद्रप्रयाग और चंपावत। तो न्यूनतम 2 को ध्यान रखना है, उधम सिंह नगर और हरिद्वार को। उसके बाद नंबर आता है रुद्रप्रयाग व चंपावत का। अब क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, अर्थात क्षेत्रफल के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक वन कहाँ हैं? पौड़ी गढ़वाल में 3395 स्क्वायर किलोमीटर। आंकड़े किसमें है? स्क्वायर किलोमीटर में। पौड़ी गढ़वाल में 3395 स्क्वायर किलोमीटर, दूसरा नैनीताल में 3041 स्क्वायर किलोमीटर, तीसरा उत्तरकाशी में, चौथा चमोली में
और 5वां पिथौरागढ़ में। आंकड़े भारत सरकार के दिए हुए हैं, ये इस परसेंटेज और एरिया के। पौड़ी गढ़वाल, दूसरे नंबर पे नैनीताल, तीसरा उत्तरकाशी, चौथा चमोली और 5वां पिथौरागढ़। टॉप 5 अकॉर्डिंग टू एरिया। अब न्यूनतम सबसे कम परसेंटेज में भी उधमसिंह नगर और क्षेत्रफल में भी उधमसिंह नगर 431 स्क्वायर किलोमीटर। दूसरे पे हरिद्वार, रुद्रप्रयाग और चंपावत। सबसे कम 13वें नंबर पे उधमसिंह नगर, 12वें पे हरिद्वार और 11वें पे रुद्रप्रयाग और 10वें पे चंपावत। यानी 13, 12, 11, 10 ये घटते क्रम में, यानी कैसे बढ़ते क्रम में। उधमसिंह नगर, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, चंपावत। तो वन स्थिति रिपोर्ट क्या कहती है? लेटेस्ट 16वीं वन स्थिति रिपोर्ट आई थी कहाँ? ये 30 दिसंबर 2019 को। इसमें हमने पढ़ा कि भारत में क्या आंकड़े हैं वनों को लेके और उत्तराखंड में क्या आंकड़े हैं वनों को लेके। सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई, कमी कहाँ हुई, परसेंटेज में सर्वाधिक वन किस जिले में मिलते हैं और न्यूनतम किस जिले में मिलते हैं, क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन कहाँ हैं और न्यूनतम वन कहाँ हैं, और पूरे उत्तराखंड में कितने परसेंटेज वन भारत सरकार के अनुसार है और कितने उत्तराखंड सरकार के अनुसार है। और वृद्धि 2017 की अपेक्षा कितनी हुई है? केवल 8 किलोमीटर की। और 3 जिलों में तो निगेटिव हो गया है, यानी वहाँ 1% बढ़ने के बजाय घटना शुरू हो गया है, नैनीताल, उधमसिंह नगर और हरिद्वार में। चलते हैं आगे, अब बढ़ते हैं वनों का वर्गीकरण। अब चलते हैं आगे। अब तक हमने देखा कि 16वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2019 जो दिसंबर 2019 में जारी हुई है, उसके अनुसार भारत व उत्तराखंड में कितने प्रतिशत वन हैं। अब देखते हैं उत्तराखंड में वनों का वर्गीकरण किस आधारों पे हो रहा है। पहला आधार है क्या? ऊंचाई के अनुसार। तो ऊंचाई के अनुसार उत्तराखंड में 0 से 600 मीटर तक वन है 13%, मैदानी भागों में शिवालिक तक। 600 मीटर से 1200 मीटर तक। 600 मीटर का मापक क्या है? आप पढ़ेंगे, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है पर्वत और एक होता है पहाड़। दोनों में क्या अंतर होता है? अंतर केवल इस चीज़ का है कि यदि कोई स्थल की आकृति 600 मीटर से अधिक है तो पर्वत है और 600 मीटर से नीची है तो पहाड़ है। अर्थात माउंटेन एंड हिल्स, अर्थात 600 मीटर से नीची पहाड़ियाँ होती हैं या पहाड़, और 600 मीटर से ऊंचे होते हैं माउंटेन्स। तो ऊंचाई के अनुसार उत्तराखंड में पहले तो 1% बढ़ता है और उसके बाद घटता है। क्या? 600 मीटर तक 13%, 600 से 1200 मीटर तक 16.3%, 16.3%, 1200 से 1800 मीटर तक 22.3%, 22.3%, 1800 से 3000 मीटर तक 28.8%। अर्थात सर्वाधिक वन जिस ऊंचाई के ऊपर मिलते हैं वो कौन है? 1800 से 3000 मीटर। और कौन सा एरिया है? मध्य हिमालय। अर्थात उत्तराखंड में सर्वाधिक वन मिलते हैं मध्य हिमालय के अंतर्गत, सर्वाधिक प्रतिशत। 3000 मीटर से अधिक की ऊंचाई के ऊपर जब मध्य हिमालय का बिल्कुल ऊपरी भाग आता है, जहाँ पे वृक्ष रेखा है, अर्थात उसके ऊपर वृक्ष नहीं मिलते, वहाँ केवल 7.5% वन मिलते हैं। और इन वनों के ऊपर जब वन समाप्त होते हैं तो मिलते हैं बुग्याल, अर्थात हरे घास के मैदान। तो उत्तराखंड में पहले 1% बढ़ता है और उसके बाद घटता है। ठीक, क्या बढ़ने का कारण क्या है? जैसे ही ऊंचाई बढ़ रही है, जलवायु कैसी हो रही है? ठंडी। तो अच्छे हरे भरे वन हैं और उसके बाद भयंकर बर्फ है, ग्लेशियर जोन, उसके पास पहुंचते ही इनमें बहुत तेजी से गिरावट आती है। किसी वनस्पति को चलने के लिए न्यूनतम 6 डिग्री तापमान की आवश्यकता पड़ती है। जो यहाँ से ऊपर जाएंगे, ठंडक बढ़ेगी तो वनों के अंदर नमी बढ़ेगी और उनकी वृद्धि बढ़ेगी, और जैसे वो भयंकर ठंड हो जाएगी ऊपर जाके तो 7.5% न्यूनतम वन क्षेत्रफल है। कहाँ? मध्य हिमालय के ऊपर के भागों में। अब नदी घाटियों के अनुसार उत्तराखंड में 1% इस प्रकार है। सर्वाधिक वन मिलते हैं टोंस रिवर वैली 70.60%, दूसरा यमुना नदी घाटी 69% और तीसरा कोसी 56%। वन प्रबंधन के अनुसार, अर्थात
फॉरेस्ट मैनेजमेंट कि वनों का प्रबंधन कौन कर रहा है और किसके अंतर्गत कितने % वन यहाँ मिलते हैं। तो अगर हम बात करें सुरक्षित वन, ऐसे वनों को बोलते हैं जो उत्तराखंड के वन विभाग के अंतर्गत है, यानी इन्हें वन मंत्रालय या उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैंडल करता है, रख रखाव, प्रबंधन, सब कुछ। कितने हैं? 70.46%। उत्तराखंड के कुल वनों का 70%, 70.46% किसके पास है? वन विभाग के पास। सिविल वन, ऐसे वनों को राजस्व वन भी बोलते हैं, अर्थात जनता को इनमें से लकड़ियाँ चुनना, जड़ी बूटियाँ चुनना, अर्थात अपने आर्थिक उपयोग में करने वाले वन जिनके जनता इस्तेमाल कर रही है, वो 13.76% है। ठीक। पंचायती वन, जो पंचायतों के अधीन हैं, वो ग्राम पंचायतें हों, वो जिला पंचायतें हों इत्यादि, 15.32%। निजी वन, जो आम जनता ने लगा रखे हैं, 1.46%। ठीक, अर्थात ऐसा वनीकरण जो आम जनता कर रही है। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। वनों का वर्गीकरण जलवायु के अनुसार, उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय वन, सब ट्रॉपिकल, सेमी ट्रॉपिकल और टेम्परेट फॉरेस्ट। अब देखते हैं आगे। अब चलते हैं आगे। उत्तराखंड में वनों का वर्गीकरण जलवायु के अनुसार, यानी तापमान के अनुसार, वर्षा के अनुसार। अब ये ताप, ये वर्षा, यानी जल प्लस वायु, जल प्लस वायु, यानी हवा पानी के अनुसार वनों का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार का है। तो हमने उत्तराखंड का एक मैप बनाया और उसे ज्योग्राफिकली डिवाइड किया, भौगोलिक रूप से विभाजित किया। महान हिमालय, मुख्य हिमालय, वृहद हिमालय, तीनों एक ही नाम है, और उसके नीचे है इसी का पार्ट महान हिमालय का ही बुग्याल। ठीक, उसके नीचे मध्य हिमालय या लघु हिमालय या आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। उसके बाद शिवालिक और उसके बाद मैदानी क्षेत्र। 600 मीटर तक मैदानी क्षेत्र, 1500 मीटर से शुरू होता है मध्य हिमालय, 3500 मीटर तक, और उसके ऊपर फिर कौन है? महान हिमालय। नीचे एक पट्टी है बुग्यालों की और उसके ऊपर बर्फीला रेगिस्तान या ग्लेशियर क्षेत्र। तो अब मैदानी भागों में किस प्रकार के वन मिलते हैं? जहां हम रहते हैं, हरिद्वार का क्षेत्र, उधमसिंह नगर का क्षेत्र, इनके अंदर इसमें मिलते हैं उष्णकटिबंधीय वन, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, शुष्क पर्णपाती वन। ऐसे वन छतरीनुमा होते हैं और एक मौसम पे अपने पत्ते गिराते हैं। किसी भी वनस्पति के अंदर पत्ता गिरना केवल तब होगा जब वह वनस्पति पानी के कारण संकट में हो, अर्थात उसे पानी की मात्रा कम मिलती हो, तो एक सीमा तक आने के पश्चात अपने जल संचय को वो बचा के रखेगी और अपने पत्तों को गिरा देगी। और ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, इंग्लिश में इनका नाम है, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट या ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। इनके अंदर नमी की मात्रा कम होती है चूँकि ये गर्म क्षेत्रों में होते हैं, गर्मी ज़बरदस्त है। जैसे वर्तमान में मई के अंदर तापमान चल रहा है 45, तो ये गर्मी इनके अंदर की नमी खत्म कर देती है और उनमें पत्ते भी गिरते हैं, इसीलिए इन्हें पतझड़ वन भी कहते हैं, पर्णपाती वन या पतझड़ वन। इनके मुख्य पौधे हैं आम, शीशम, नीम, गूलर, जामुन, बेर। आम, शीशम, नीम, गूलर, जामुन, बेर इत्यादि। ये जो वन होते हैं ये छतरीनुमा होते हैं, अर्थात इनका तना और चारों तरफ छतरीनुमा क्षेत्र में फैलते हैं, ताकि इनके अंदर गर्मी को सहने की क्षमता बढ़े और बड़ी मात्रा में तना और अन्य ऊतक इस तापमान से बच पाएँ। इसलिए तना कैसा होता है? कठोर लकड़ी का बना होता है। इस प्रकार की लकड़ी बड़ी मात्रा में काम आती है इमारती लकड़ी के रूप में, अर्थात इनका इस्तेमाल हम अपने घरों में भी करते हैं अलग अलग यूज़ में। शिवालिक, जैसे ही ऊंचाई बढ़नी शुरू हो गई तो उत्तराखंड के अंतर्गत नमी की मात्रा बढ़नी शुरू हो गई, लेकिन मैदानी भाग के अनुसार अगर हम हरिद्वार के पहाड़ों में पहुंचते हैं तो वहाँ शिवालिक का क्षेत्र है, वहाँ भी गर्मी इतनी कम नहीं होती, लेकिन कम होती है एज कंपेरिजन टू प्लेन रीजन। तो जैसे ही शिवालिक में मिलते हैं, क्वेश्चन आ रखे हैं, ध्यान रखिएगा, उपोष्ण कटिबंधीय वन यानी सेमी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। सेमी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ये भी कैसे हैं? पर्णपाती वन है, लेकिन कैसे हैं? इनमें नमी की मात्रा कुछ ज़्यादा है, यानी आर्द्र पर्णपाती वन। इन्हें भी कहते हैं पतझड़ वन, लेकिन कैसे हैं? आर्द्र वाले, अर्थात ये भी छतरीनुमा होते हैं, अपने पत्ते गिराते हैं, कंजू, सेमल, और इनका सबसे मुख्य पेड़ कौन है? साल।
यानी साल का पेड़ इस शिवालिक बेल्ट में बड़ी मात्रा के अंदर मिलता है, जिसका उपयोग इमारती लकड़ी के रूप में विशेष रूप से होता है। हल्दू, हल्द्वानी का नाम इसी पेड़ के नाम पे पड़ा है, हल्दू के वृक्ष हल्द्वानी। खैर अर्थात पान पे लगाने वाला कत्था जिस वृक्ष से प्राप्त होता है उसे खैर कहते हैं, और बांस आदि के वृक्ष। इन दोनों ही वनों को, मैदानी भाग वालों को और शिवालिक वालों को, सम्मिलित रूप से मानसूनी वन भी कहते हैं, क्योंकि इनके पत्ते गिरने का संबंध सीधा किससे होता है? मानसून से। मानसून के आने से पहले इनके पत्ते अच्छे से खिलने शुरू हो जाते हैं और जून, जुलाई और अगस्त तक ये अपने पूरे हरे भरे हो जाते हैं, और फरवरी आते ही इनके पत्ते गिरने शुरू होते हैं, ताकि अगले 4 महीने अपने आप के जल संचय को बचा के रख सके। तो मैदानी भागों में उष्णकटिबंधीय वन, छतरीनुमा वन होते हैं, गर्मी ज़्यादा होती है। शुष्क पर्णपाती या पतझड़ वन, आम, शीशम, नीम, गुलर, जामुन, बेर इनके मुख्य वृक्ष हैं। और शिवालिक में उपोष्णकटिबंधीय वन, जिसके मुख्य पेड़ का नाम है साल, बाकी पेड़ हैं कंजू, सेमल, हल्दू, खेर और बांस। हल्दू के नाम पे हल्द्वानी और खैर से पाना कत्था मिलता है। अब बढ़ते हैं आगे मध्य हिमालय में। जैसे हम ऊंचाई की ओर जाने शुरू हुए, अर्थात जैसे ही हम ऊंचाई की ओर जा रहे हैं, तो वनों के अंदर नमी की मात्रा बढ़ती जा रही है, और वो नमी की मात्रा उन पेड़ों के अंदर से 2 रूप में बाहर निकल रही है। कौन से 2 रूप हैं? या तो निचले भागों में अगर नमी है तो उसका बन रहा है गोंद, और ऊपरी भागों में अगर नमी है तो उसका बन रहा है तेल। यानी नमी की मात्रा अगर कम है तो गोंद है, और नमी की मात्रा बहुत बढ़ चुकी है तो उससे क्या बन रहा है पौधों के अंदर? तेल। जैसे चीड़ से मिलने वाला लीसा और देवदार से मिलने वाला तेल, और इनका उपयोग बहुत सामानों में होता है, पेंट में, वार्निश में, पट्टों पर लगाने वाले विरोजा में इत्यादि में। तो इन वनों का नाम है पर्वतीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, सदाबहार वन। सदाबहार वन भी 2 प्रकार के होते हैं। कैसे वन होते हैं? एक वन तो लगातार जहाँ बारिश होती है, पूरा साल वर्ष भर बारिश होती है, ऐसे वन मिलते हैं भूमध्य रेखा के पास, यानी उन्हें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय सदाबहार वन, जैसे अमेजन के वर्षा वन, पूरे वर्ष वर्षा हो रही है और उनके अंतर्गत सदाबहार वन मिलते हैं। और दूसरे प्रकार के होते हैं जहाँ नमी की मात्रा अधिक होती है लेकिन पूरे वर्ष भर वर्षा नहीं होती, ऐसे वनों को हम कहते हैं माउंटेन टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, इंग्लिश में माउंटेन टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, या पर्वतीय शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। और हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड में इनकी 3 परतें मिलती हैं ऊंचाई के अनुसार। जैसे ही हम मध्य हिमालय में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले मिलते हैं हमें कोणधारी वन, क्योंकि हमारे पास नमी की मात्रा कैसी है? कम मैदानी भागों में, और पर्वतीय भागों में कैसी है नमी की मात्रा? ज़्यादा। तो वो नमी इन पेड़ों के अंदर भी साफ दिखाई देती है। जब आप पहाड़ की यात्रा करेंगे तो आपको पेड़ों के तनों पर लगी हुई छाल, काई नुमा सामान आपको स्पष्ट दिखाई देंगे। और 1800 मीटर की ऊंचाई तक क्या मिलते हैं? कोणधारी वन। ये ऐसे वन होते हैं, अर्थात इस प्रकार की गहरी घाटियाँ मध्य हिमालय में शुरू हो जाती हैं और जो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ और गहरी होती जाती है। और इनमें जो वन होते हैं वो एक एंगल बनाए रखते हैं उस ढाल के साथ, और इसीलिए इन्हें कोणधारी वन कहा जाता है। एंगुलर फॉरेस्ट, एंगल बनाने के कारण। तो आपने देखा होगा ऐसे पेड़ पौधे गहरी घाटियों से आ रहे होते हैं, लंबे तने के होते हैं, ठीक। और इनका सबसे मुख्य पेड़ है चीड़। बांज भी इनका मुख्य वृक्ष है, जिसे हरा सोना भी कहा जाता है। पर्वतीय क्षेत्र में चारा और लकड़ी, इन 2 की पूर्ति सबसे बड़ी मात्रा में जो करता है वो बांज का वृक्ष है, इसीलिए ग्रीन गोल्ड या इसे हरा सोना भी कहा गया है। संपूर्ण भारत के विषय में प्रश्न आ जाए कि किसे कहते हैं हरा सोना, तो वो किसे कहते हैं? संपूर्ण भारत के अंदर हरा सोना तेंदुपत्ता, जिस पत्ते की बीड़ी बनती है, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। तेंदुपत्ते को पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में कहते हैं ग्रीन गोल्ड। उत्तराखंड में ये कौन है? बांज या हरा सोना। पूरे उत्तराखंड में सर्वाधिक पेड़ जो लगा हुआ है उसका नाम है चीड़, और पूरे उत्तराखंड में सर्वाधिक राजस्व भी जिस पेड़ से मिलता है उसका नाम है चीड़, और इसी से मिलता है बड़ी मात्रा में लीसा।
सरकार छोड़ती है जिसके ठेके, और इस गोंद का इस्तेमाल पेंट में, वार्निश में, विरोजा में, सुगंधित पदार्थों में इत्यादि में होता है। ठीक, तो पहले मिलते हैं कोणधारी वन, जो घाटियों में से निकलते हैं, लंबे तने वाले होते हैं और इनमें नमी की मात्रा होती है, चीड़ और बांज। इसके ऊपर मिलते हैं शंकुधारी वन, यानी ये ऐसे वन हैं जो शंकुनुमा है, अर्थात जैसे आपने देखा हो कौन, क्रिसमस ट्री, ये इस प्रकार के वन हैं, जैसा क्रिसमस ट्री, जिनका आधार चौड़ा है और ऊपर को नुकीले होते जा रहे हैं। कॉर्निफेरस यानी कौन स्ट्रक्चर है, तो कॉर्निफेरस नाम दिया गया है शंकुधारी वन। 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर। उत्तराखंड में सर्वाधिक वन भी इसी बेल्ट में मिलते हैं, हमने भी पढ़ा। ऊंचाई के अनुसार उत्तराखंड में वन प्रतिशत पहले तो बढ़ता है और उसके बाद घटता है। तो सर्वाधिक वन कहाँ है? 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पे। हमने अभी देखा ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ उत्तराखंड में नमी की मात्रा बढ़ती जाती है। हरिद्वार और उधमसिंह नगर की अपेक्षा कहाँ, नैनीताल में नमी की मात्रा अधिक है, उससे ऊपर पहुँचेंगे। जो उत्तरकाशी चमोली की बेल्ट है वहाँ पर बड़ी मात्रा में देवदार, फर, बर्च, ओक, बर्फ़ के बीच में भी ये पेड़ खड़े होते हैं और शीतकाल में बर्फबारी भी होती है। विलो वो लकड़ी है जिसका उपयोग खेल के सामानों में होता है, जैसे क्रिकेट के बैट में होता है, हॉकी स्टिक्स में होता है, अर्थात ऐसे बहुत से प्रोडक्ट हैं जिनमें विलो नाम की लकड़ी का इस्तेमाल होता है। दुनिया में 2 विलो बड़ी फेमस है, इंग्लिश विलो इंग्लैंड की और कश्मीरी विलो कश्मीर की। साइप्रस का पेड़, देवदार का पेड़, फर, देवदार से मिलने वाला तेल प्रसिद्ध है जिसका इस्तेमाल वार्निश में, पेंट में, रंग रोगन में, सुगंध वाले पदार्थों में एट्सेट्रा में होता है। फर खड़ा हुआ ऐसा पेड़ है जिसके कैसे हैं, पत्ते नुकीले हैं। बर्फ़ पड़ी और तुरंत ही एकदम नीचे आनी शुरू हो गई और बर्फ़ के बीच में भी ये खड़े हैं, यानी इनके अंदर मुलायम लकड़ी होती है। लकड़ी नमी की मात्रा बढ़ गई तो वो कैसी हो गई, सॉफ्टनेस, लेकिन लकड़ी बड़ी मजबूत होती है। तो जैसी शाखाओं के ऊपर बर्फ़ आदि गिरी, शाखा नीचे और फिर जो की तो, यानी इनके अंदर इलास्टिसिटी या लचीलापन बहुत ज़्यादा होता है। बर्च और ओक, यानी राजा भोज ने जिस वृक्ष के पत्तों पे लिखना शुरू किया, बड़े पत्ते थे, वो कौन थे, बर्च के। यानी राजा भोज जिन पत्तों पे लिख रहे थे उन्हें भोजपत्रों का वृक्ष भी कहते थे, जिसके मुख्य पेड़ का नाम है बर्च। इसी प्रकार से ओक का वृक्ष ऐसा वृक्ष है जिसका इस्तेमाल बोतलों में कोर्क, डांट लगाने आदि में होता है, जो सॉफ्ट होती है, जो उसके बाद फूलना, सिकुड़ना या उसमें डालने उसमें टूटती नहीं है। अर्थात विलो, साइप्रस, देवदार, फर, बर्च और ओक शंकुधारी वनों के मुख्य पेड़ हैं। मिलते कहाँ, 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पे। उत्तराखंड में सर्वाधिक वन भी इसी प्रकार के हैं। अल्पाइन वन, उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पे जो वन मिलते हैं वो अल्पाइन वन है, अल्पाइन फॉरेस्ट। पाइन कहते हैं चीड़, तो जहाँ पर चीड़ के वृक्ष समाप्त होते हों और उनके ऊपर जो वन हों उन्हें कहते हैं अल्पाइन वन, सर्वाधिक ऊंचाई पे मिलने वाले। हमारा राज्य वृक्ष बुरांस, ब्लू पाइन, सिल्वर पाइन, पाइन की अलग किस्में हैं। कंपानुलाटम, बुरांस के टाइप से अलग अलग, बुरांस, कंपानुलाटम, ब्लू पाइन, सिल्वर पाइन और स्प्रूस को नहीं भूलना है। उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर मिलने वाले वृक्ष का नाम स्प्रूस है, इससे अधिक ऊंचाई पर कोई वृक्ष नहीं मिलता। तो हमने पढ़ा उत्तराखंड में जलवायु के अनुसार वन कितने प्रकार के हैं, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय और पर्वतीय शीतोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उसके बाद ये 3 समाप्त हुए, तो जहाँ पे वन समाप्त होते हैं उनकी आखिरी लाइन है, उसे कहते हैं वृक्ष रेखा, जो कितने मीटर के ऊपर आती है, 3500 मीटर के ऊपर। उसके बाद हरे घास के मैदान हैं जिन्हें बुग्याल कहते हैं। कश्मीर में कहते हैं मर्ग, सोनमर्ग, गुलमर्ग, हिमाचल प्रदेश में कहते हैं थच, कुल्लू मनाली में, और उत्तराखंड में कहते हैं मिडो, पयार, अल्पाइन पोस्चर्स और बुग्याल। ठीक, अब ये हरे घास के मैदान हैं जिनका इस्तेमाल चरवाहे करते हैं, हमारी भोटे जनजाति बड़ी मात्रा में अपनी भेड़ों और बकरियों आदि को चराने के लिए। इसीलिए बुग्यालों को चरवाहों का स्वर्ग भी कहते हैं।
और इनके अंदर पर्वतीय चरागाही मिट्टी मिलती है, काली मिट्टी, चरणोजम टाइप की। इसके बाद जहाँ ये भी समाप्त हो गए, वहाँ 4500 मीटर की ऊंचाई पर शुरू होता है बर्फ़। तो जहाँ से बर्फ़ शुरू होता है उसे कहते हैं हिमरेखा। तो हमने अब तक जाना उत्तराखंड में वन, वनस्पतियाँ, इनकी रिपोर्ट, इनका वर्गीकरण, कितने परसेंटेज हैं, सब चीज़ें। अब बढ़ते हैं आगे, उत्तराखंड में पढ़ते हैं वन्य जीव।